इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके टीचिंग परीक्षाओं में, जैसे कि आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और आपके बिहार टीजीटी, पीजीटी, इन परीक्षाओं में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपके ये आपके चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस में भी 100% ही होंगे। जिनको बीपीएससी टीआरई देना है या एएमआरएस देना है या केवीएस, एनवीएस जो आने वाले एग्ज़ाम है, तो उन सब में सिलेबस के पार्ट में ये चैप्टर ज़रूर हैं। देखिए जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान में मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायपालिका, संघवाद शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए ये इस तरह से ये आपके टोटल 20 चैप्टर हैं। तो इनको हम एक एक करके चैप्टर वाइज देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब क्वेश्चन आएंगे आप लोग देखिएगा। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं इसका। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत के संविधान को किसने बनाया था? ये आई थिंक सबको पता होगा, बिल्कुल बेसिक सा है। ये भारत का संविधान जो बनाया गया था भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो इसके डिटेल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था इसका। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। ये भी प्रश्न आपका पूछता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो ये डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और ये इसके बाद जो पॉइंट दिया ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 299 सदस्य थे, लेकिन अंतिम रूप से इसमें जो हस्ताक्षर किया था 284 सदस्यों ने किया था। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? आपको पता है कि इसमें संसद होता है, राष्ट्रपति होता है और न्यायपालिका, सबकी भूमिका होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं न्यायपालिका, सभी इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो अभी हमने बताया तो ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसके डिटेल्स को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए 26 नवंबर 1949 को तो लेकिन बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान, लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और लागू इस दिन क्यों किया गया था, तो उसका कारण इसमें दिया हुआ है कि 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ दिन के रूप में चुना गया। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र, किसमें? लाहौर सत्र, दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्या? पूर्ण स्वराज दिवस। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? आपको बता दें, ये उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए इसको देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, देखिए स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे भी पहले बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा वो पहले अध्यक्ष बने थे लेकिन अस्थायी थे। लेकिन अगर इसके संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो एच.सी. मुखर्जी थे। और इसके निर्माण में ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और कुल 114 बैठकें हुई थी इसमें, लगभग 3 साल के समय में। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। देखिए एक प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ है, 2023 में ये आया हुआ है। तो क्या आया हुआ क्वेश्चन, इसको देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले जो अध्यक्ष थे अभी हमने बताया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी थे। लेकिन तो इन्होंने ही पहली बैठक की अध्यक्षता किया था। और कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा करती है? तो आपको पता होगा ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस में दिया गया है। देखिए पहले जो ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक और आर्थिक न्याय, इसमें राजनीतिक नहीं दिया गया है। हमारे 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जिसमें मिल जाएगा वही हमारा सही। दूसरे में सामाजिक और राजनीतिक की बात कर रहा है। तीसरे में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय। तो इसमें तीनों है, यही सही हो जाएगा हमारा। चौथे में सामाजिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका EMRS TGT 2023 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन से न्याय की? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ये बिल्कुल 100% सही है। 299 सदस्य थे और 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से उसमें हस्ताक्षर किए थे जब बनकर तैयार हो गया था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल, ये महात्मा गांधी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनके विचारों को उसमें सम्मिलित किया गया था वो पंचायत के रूप में, आर्टिकल 40 में इन्हीं का विचार है। देखिए, संविधान सभा में होने वाली गंभीर चर्चाओं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से प्रकाशित किया गया। ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से जो भी चर्चाएं इसकी हुई हैं, कुल 114 दिन की चर्चाएं हुई हैं, इसमें इस डॉक्यूमेंट में उसकी चर्चा की गई है। चलिए इसमें तो तीनों पॉइंट सही है। तीनों किस में देगा? ऑप्शन सी में दे रहा है, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग
चलिए इसको डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 3 वर्षों में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। इन चर्चाओं को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से प्रकाशित किया गया है। ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10 की एनसीईआरटी वो पढ़ते हैं आप, तो उसमें ये दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान का वो कथन जिसमें कोई देश अपने देश के संविधान के सभी बुनियादी मूल्यों को और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। वो किस में कहता है? अधिनियम में कहता है, धारा में कहता है, कानून में कहता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में कहता है आपके जो भी उसके संविधान के बेसिक मूल्य होते हैं, उसके बेसिक वैल्यूज होते हैं, उसको प्रस्तावना में कहा जाता है। देखिए EMRS TGT ये भी 2023 में पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को, ये कथन दिया गया है, क्या कहा है संविधान निर्मात्री सभा को? एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था। किसने बतलाया था? ये बतलाया था आपके ग्रीनविले ऑस्टिन ने। इसको ध्यान रखिएगा, ग्रीनविले ऑस्टिन ने बताया था। ये भी आपका BPSC TRE 3 में पूछा गया है, 2024 में आया हुआ है। देखिए इसको डिटेल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें और भी कथन 2 दिए हुए हैं। तो देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? संविधान सभा एक दलीय देश के एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। चलिए इसके बाद जो दूसरा कथन दिया गया आइवर जेनिंग्स से। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। ये भी BPSC TRE एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अब कहीं ना कहीं इसमें आ भी जाएगा शायद। लॉर्ड विस्काउंट ने, इन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। तो ये तीनों कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? किसके बारे में राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में। तो ये दिया हुआ है प्रस्तावना में, इसके बारे में दिया है। व्यक्ति की गरिमा के बारे में, ये भी प्रस्तावना में आपको लिखा हुआ है। लोगों के समान स्तर एवं समान अवसर के बारे में, ये भी आपके संविधान में दिया गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि प्रस्तावना जो दिया हो उसको हो सके तो याद कर लीजिएगा। कभी कभी दे देता है उनके जो प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। काफ़ी चीज़ें, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और ये सब चीज़ें उसमें, और कुछ उसमें के शब्द उठाकर इनको प्रस्तावना में क्रम से व्यवस्थित करने के लिए दे देता है। अगर आप लोग प्रस्तावना को याद किए रहेंगे तो ये प्रश्नों को हल करने में आपके लिए आसानी होगी। देखिए इसके डिटेल को थोड़ा देख लेते हैं। संविधान की मूल उद्देशिका में एकता शब्द ही था, किंतु 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अखंडता शब्द जोड़कर राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करने का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हो, सभी व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं? तो आपको पता होगा इसे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आप प्रस्तावना को अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ 5 प्रकार की।
ये कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो इनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए देखिए यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं हैं जो कि आपके प्रस्तावना में दी गई हैं। और न्याय को हमने कितने देखा था, 3 तरह के न्याय की चर्चा थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? प्रारूप अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बिल्कुल ये थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये भी थे। टीटी कृष्णमाचारी थे, ये भी थे। तो इनमें से एक से अधिक ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सभी के नाम हम लोग देख लेते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कौन कौन से, इनके अलावा कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, जिनको के एम मुंशी भी कहा जाता है, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधव राय, टीटी कृष्णमाचारी। तो ये 7 सदस्य थे। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए निम्न में से भारत को संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन थी, यानी फंक्शनल कमेटी कौन सी थी? राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति, या फिर वित्त एवं स्टाफ समिति, भाषाई प्रांतों पर आयोग। तो ये थी आपकी वित्त एवं स्टाफ समिति, यानी एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। इसको थोड़ा होल्ड करिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं क्लियर कर लूँगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए इसके थोड़ा डिटेल को हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में विविध कार्यों के निपटने के लिए 22 समितियों का चयन किया गया है। इनमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 मौलिक मामलों पर की गई थी। वित्त एवं स्टाफ समिति जो थी प्रक्रियात्मक समिति, तो इसका आंसर यही होगा, वित्त एवं स्टाफ समिति, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत की संविधान से क्या अपेक्षा थी? देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहिए, तो ये बिल्कुल उनकी इच्छा थी। यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्त दिलाने वाला होगा, तो ये भी थे। महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपभोग करेंगी, ये भी था। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, सभी थे। ठीक है, वही पॉइंट जो उसमें दिया हुआ है यही इसके डिटेल में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? सबको पता है 12 अनुसूचियां हैं और कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए भारत की संविधान निर्मात्री सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और आपके जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और जो के एम मुंशी थे वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सब भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। कब निर्वाचन हुए थे?
जुलाई 1946 में हुए थे। ये जुलाई 1946 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखिए, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जुलाई 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ये कब किए गए थे? 29 अगस्त 1949 को, यानी ऑप्शन सी आपका 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। देखिए, वो 7 सदस्य, इसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय, टी कृष्णामाचारी। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? सलाहकार समिति को किस लिए स्थापित किया गया था? मूल मामलों के लिए या भाषाई मामलों के लिए? तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और प्रक्रियात्मक मामलों के लिए? नहीं, ये है, ये प्रक्रियात्मक मामलों के लिए किया था, मूल मामलों के लिए भी किया गया था, ये भाषाई मामलों के लिए भी किया गया था। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, वो भाषाई मामलों के लिए नहीं था, सही था वो, लेकिन इन दोनों के लिए था, मूल मामलों के लिए और प्रक्रियात्मक मामलों के लिए। इनमें से एक से अधिक। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए विविध कार्यों से निपटने के लिए 22 समितियों का चयन किया। कितनी समितियों का? 22 समितियों का। 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 मूल मामलों पर थी। देखिए, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता एवं से कार्य करना पसंद किया था? मौलिक मामलों पर, सामुदायिक मामलों पर या प्रक्रियात्मक मामलों? तो दो मामले आपके थे, मौलिक मामलों पर और प्रक्रियात्मक मामलों पर। ये इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। डिटेल इसका ऊपर वाला ही दिया हुआ है, वही है सेम। देखिए, ये कथन इसमें दिया गया है, हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान यह है तो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? कथन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान यह है तो न्यायाधीश कहते हैं। तो ये किसका कथन, ये मतलब ये यूएसए और भारत, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो यूएस और भारत के संदर्भ में यह कथन यह है कि हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है, संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो संविधान को, न्यायाधीश को है। हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसकी व्याख्या करता है संविधान की। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है, यह बताता है कि सरकार कैसे गठन होगा। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा ये। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
एक आदर्श संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तीसरी विशेषता क्या है? एक आदर्श संविधान यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। एक आदर्श संविधान सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको संविधान कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही आ गया, निम्नलिखित में से किसने भारत को वकीलों का स्वर्ग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। वकील भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अगला क्या कह रहा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में किसने राजनीतिक कुंडली बतलाया था? किसने बताया था? ये बताया था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने बताया था? के.एम. मुंशी ने। देखिए जितने भी आपके कथन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपके फिर से पूछ सकते हैं, तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए के.एम. मुंशी द्वारा प्रस्तावना को के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया गया था। तो के.एम. मुंशी का तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। क्या कहा है? कुंजी नोट। ठाकुर दास भार्गव इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राजधर्म कौन सा है? हिंदू है, बौद्ध है, जैन है? देखिए आपको पता है भारत का कोई राजधर्म नहीं है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इनमें से कोई नहीं आपको हो जाएगा। देखिए भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ये सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए ये DSSB 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न इनमें से किसने ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव का ये डेट आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? नेहरू जी ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। चलिए इसके बाद हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? राजनीतिक शक्ति का संविधान, सर्वोच्च संविधान नहीं, सर्वोच्च, ये संविधान ये गलत लिखा हुआ है, ये सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, या लोग हैं या पार्लियामेंट है। तो कौन है? ये है आपका संविधान। संविधान ही उनको राजनीतिक नहीं, जनता, इसको ध्यान रखिएगा, सॉरी, इसमें आपका राइट आंसर होगा लोग। राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत इसमें लोग हैं। देखिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, यानी लोग हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। प्रजातांत्रिक गणराज्य क्योंकि भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति की, यही आपका सही हो जाएगा, इसीलिए प्रजातांत्रिक है, रिपब्लिक है मतलब। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसमें संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसलिए भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने किया था। चलिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।